नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 300 करोड़ की रिश्वत मामले में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी ने किया था मेरा समर्थन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात का। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात में बैकफुट पर आई भाजपा, एक सप्ताह में 2 फैसले वापस लेने की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईंधन के बढ़ते दामों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। बोले अगर सब बाजार पर निर्भर है तो भंग कर दें मंत्रालय। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे आपको कि बढ़ेगा पायलट का कद। सचिन की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना की चौथी लहर शुरू। गुजरात में सी वेरिएंट का पहला मामला दर्ज। 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि होने वाले गुजरात चुनाव में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 300 करोड़ की रिश्वत का मामला। सत्यपाल मलिक बोले पीएम ने किया था उनका समर्थन। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का दावा करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उनका समर्थन किया था। कुछ समय पहले ही मलिक ने आरोप लगाए थे कि जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल होने के दौरान उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद मामले में सीबीआई ने बीते महीने जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले गुजरात में बैकफुट पर आई भाजपा, एक सप्ताह में 2 बार फैसला बदलने की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात सरकार आवारा पशुओं को लेकर उस विधेयक को वापस ले सकती है जिसमें शहरी इलाकों में पशुपालन के लिए लाइसेंस को जरूरी करार देने की बात थी। और इस विधेयक का गुजरात मलधारी समुदायों ने विरोध किया था, जो आमतौर पर पशुपालन करते हैं। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि इस विधेयक को वापस भी लिया जा सकता है। इससे पहले 29 मार्च को पाटिल ने परी तापी नर्मदा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को भी वापस लेने की बात कही थी और इस प्रोजेक्ट का आदिवासी समुदायों की ओर से विरोध किया जा रहा था। उनका कहना था कि इसके चलते उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ सकती है। सीआर पाटिल के ऐलान के बाद विधानसभा में भी इस बारे में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईंधन के बढ़ते दामों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। बोले अगर सब बाजार पर निर्भर है तो भंग कर दें मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ बाजार के हवाले है तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए बनाया गया है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब न कोई सरकारी नियंत्रण, न शासन, न प्रशासन, न प्रबंधन, न ही नियमन है और अगर सब कुछ बाजार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए। इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ेगा सचिन पायलट का कद। सचिन की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में तनावपूर्ण हालत के बीच सचिन पायलट बेहद तेजी के साथ राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बने हैं। और सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल राव से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान राजस्थान को लेकर भी सियासी चर्चाएं हुई और गौरतलब है कि शाम को ही अजमेर में सचिन पायलट ने कांग्रेस में संगठन के फेरबदल संबंधी टिप्पणी की थी और इस मीटिंग के बाद पार्टी में सचिन का कद बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना की चौथी लहर शुरू। गुजरात में सी वेरिएंट का पहला मामला दर्ज। 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश चीन के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना की चौथी लहर जून महीने के दौरान अपने चरम पर होगी। वैज्ञानिकों के अनुमान अब शायद सही साबित होता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज लगाने संबंधी अनुमति दिए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात वायरस के नए वेरिएंट एक्सआई वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। और इसके साथ ही देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेता फिर एक दूसरे के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुई चुनाव में जब से नतीजे आए हैं तब से सभी दल उसकी समीक्षा में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जो इस चुनाव में 3 नंबर पर रही, उसके नेताओं की माने
तो एनडीए के घटक दलों में एकजुटता का अभाव और परस्पर बयानबाजी के कारण मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार हर दिन भाजपा के नेताओं के बयानबाजी के कारण एक भ्रम की स्थिति बन गई है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके अनुसार गठबंधन धर्म का पालन सभी दलों को करना चाहिए, लेकिन हर दिन भाजपा के कुछ नेताओं के बयान से एक गलत संदेश खुद एनडीए के वोटर के बीच गया है। यादव ने कहा कि अगर एनडीए नेता एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाते तो परिणाम और बेहतर हो सकता था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम, जाने क्या है दिल्ली सरकार की योजना और किसे होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के कर्मचारियों के लिए बड़े सौगात का ऐलान किया है। केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वाले दिल्ली सरकारी कर्मचारियों को ये वाहन मासिक किस्त पर मुहैया करवाने का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लान बना रही है। केजरीवाल सरकार ने ई साइकिल को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक प्रमुख योजना की भी घोषणा की और इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ई साइकिल के पहले 1,000 खरीदार को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार वाणिज्यिक इस्तेमाल वाली हैवी ड्यूटी कार्गो ई साइकिल और ई कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएनजी की कीमत में लगी आग, 1 महीने में 13 रुपये 10 पैसे बढ़ा भाव। 18 तारीख को हड़ताल पर जा सकते हैं कैब और ऑटो चालक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमत में भी आग लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सीएनजी के दाम में 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है और बीते 1 महीने में सीएनजी के दाम 10वीं बार बढ़ाए गए हैं। सीएनजी की कीमत में इस तेजी के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर टैक्सी और ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने किराए में संशोधन की मांग नहीं की। ऐसा नहीं करने पर 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी। सर्वोदय ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि राठौड़ ने कहा कि सरकार को या तो सीएनजी की कीमतों में कटौती करनी चाहिए या किराए में संशोधन करना चाहिए। राठौड़ के अनुसार सीएनजी की कीमतें 70 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब है, लेकिन हम अब भी अपनी कैब और ऑटो पुराने किराए पर चला रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में ऑटो टैक्सी सेवा भी हो सकती है महंगी। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम निकाल रहे हैं आम आदमी का तेल। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते निजी वाहनों से चलना महंगा हो गया है और इन सब के बीच ऑटो टैक्सी सेवा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि बढ़ी कीमतों के विरोध में टैक्सी यूनियनों ने विरोध शुरू कर दिया है। यूनियन सीएनजी की कीमतों में कटौती के लिए वैट घटाने की मांग कर रही है और इसकी शुरुआत शुक्रवार को दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एवं टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले ड्राइवरों के धरने से हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अमित शाह पर हिंदी थोपने की कोशिश करने का लगाया आरोप, कहा ये जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर हिंदी थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने शुक्रवार को कहा है कि ऐसा करके वो इस भाषा का नुकसान कर रहे हैं। अमित शाह महंगाई और अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, जैसा कि राजनाथ सिंह ने संसद में तब कहा था जब वो गृह मंत्री थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक, सिलसिलेवार किए गए कई ट्वीट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शनिवार को हैक कर लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट पर मौजूदा वक्त में करीब 40 लाख फॉलोअर्स हैं। सीएम कार्यालय के ट्विटर हैंडल को हैक कर हैकर ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और साथ ही उसने बड़ी तादाद में सोशल मीडिया यूजर्स को अपने पोस्ट में टैग भी किया। ट्विटर अकाउंट हैक करने को लेकर जानकारी उस वक्त सामने आई जब एक अज्ञात हैकर ने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर अपना एक ट्यूटोरियल पोस्ट किया। इसके अलावा यूपीसीएमओ अकाउंट पर एक कार्टून की तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया और हैकर ने ट्विटर अकाउंट के बायो में छेड़छाड़ की थी, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया।
27 सीटों पर यूपी में मतदान। चुनाव आयोग ने इसको लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग का दावा है कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव पहुंचे इटावा, विधान परिषद चुनाव में करेंगे मतदान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव शुक्रवार को इटावा पहुंच गए हैं। 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव के दौरान इटावा फर्रुखाबाद सीट से सपा कैंडिडेट के लिए मतदान करेंगे। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के लिए मतदान होना है और इस दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए चल रही है बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ एकजुट करने और इसकी रूपरेखा और क्रियान्वयन पर चर्चा चल रहा है। राहुल गांधी ने दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से उनके आवास पर मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के बाद शरद यादव को राजनीतिक गुरु घोषित किया। जब मीडिया ने शरद यादव से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो यादव ने कहा क्यों नहीं, अगर कोई 24 घंटे कांग्रेस चलाता है तो वो राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बोर्ड में की परीक्षा में पकड़ा गया नकल का खेल, मुन्ना भाई समेत कई लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में चल रहे नकल के खेल को रोकने के लिए गाजीपुर जिला प्रशासन कितने ही दावे करे, लेकिन पहले ही दिन इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। परीक्षा के पहले ही दिन 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स ने नकल का खेल उजागर किया है। गुरुवार को सैदपुर तहसील के केदारनाथ इंटर कॉलेज से परीक्षा केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचायत भवन से परीक्षा की कॉपी लिखे जाने का खेल पकड़ा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा के बड़बोले नेताओं की बयानबाजी के कारण एनडीए को हुआ था नुकसान। जी हां दोस्तों, स्थानीय निकाय कोटे से हुए विधान परिषद चुनाव परिणाम पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता व सूबे के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार भाजपा के कुछ नेताओं की बयानबाजी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बिहार भाजपा के कुछ बड़बोले नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे मतदाताओं में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका खामियाजा एनडीए को खराब चुनाव परिणाम के रूप में भुगतना पड़ा। एकजुटता हो तो वो दिखनी भी चाहिए, एकजुटता दिखती तो विधान परिषद चुनाव के परिणाम कुछ और होते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में गिट्टी लदे ट्रक से 1 करोड़ की शराब बरामद, यूपी का ड्राइवर व हरियाणा का खलासी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं और शराब की तस्करी करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के कलेर में पुलिस ने मिट्टी और गिट्टी से लदे ट्रक से 1 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सीबीआई जांच पर बड़ा बयान, बोले मैं डरता नहीं, किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान सरकार की खुले तौर पर आलोचना करने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की आंच पर चुप्पी तोड़ी है। मलिक ने कहा कि वो खामोशी से बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। मलिक ने कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। जब कीचड़ में पत्थर मारा जाता है तो कीचड़ दूसरों पर उछलता ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में आम आदमी पार्टी की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी समेत सभी इकाइयां कर दी गई भंग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने यूपी की प्रदेश कार्यकारिणी सहित सभी इकाई को भंग कर दिया है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठ, जिला विधानसभा और नगर स्तर की समितियों को भंग कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सीएनजी के दाम बढ़ने पर ऑटो चालक यूनियन ने जताया विरोध और वहां पर बढ़ाया किराया। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाहर अब गुजरात में सीएनजी के बढ़ते दाम भी महंगाई को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ऑटो चालक यूनियन की ओर से सीएनजी के दाम बढ़ाने पर विरोध जताया गया। अडानी गैस ने बीते 1 सप्ताह में सीएनजी गैस में 7 रुपए का इजाफा किया, जिसके चलते अब अहमदाबाद में सीएनजी के दाम 81 रुपए 59 पैसे प्रति किलो हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का काम देखने के लिए गुजरात जाएंगे मनीष सिसोदिया, जीतू वाघवानी के बयान पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया गुजरात
गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी की हालिया टिप्पणियों के लिए उन पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि वो ये देखने के लिए 11 अप्रैल को गुजरात जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है। वघानी ने हाल में कहा था कि जिन लोगों को गुजरात के स्कूल पसंद नहीं है वो दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि गुजरात सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बीजेपी के लिए चुटकी, पूछा कब लगाएगी होर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी है और पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के पुराने बयान पर चुटकी ली। उन्होंने ये भी पूछा है कि बीजेपी इस पर होर्डिंग कब लगा रही है। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी महंगाई को लेकर ट्वीट किया, भाजपाई महंगाई ने बनाया कीर्तिमान, एलपीजी दुनिया भर में सबसे महंगी व पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग कब लगा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन में आवाज उठाएगी और अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 34 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। सपा प्रमुख ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडलों का ज्ञापन लेने के बाद उनको संबोधित करते हुए ये बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पत्रकार समेत 8 लोगों की अर्धनग्न तस्वीर पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ समेत सभी जिलों में मतदान कल, लखीमपुर और हरदोई में नहीं होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए लखनऊ में 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम को फंड नहीं देने पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा हो रहा है सौतेला व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम को फंड न देने के मामले में केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार देश भर के नगर निगमों को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से फंड देती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को यह फंड नहीं मिल रहा है। एक न्यूज़ पर बृहस्पतिवार को दिए गए साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल ने फंड न दिए जाने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये इसीलिए कर रही है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी के अनुसार दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार के प्रतिवर्ष 730 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण पर भी उठाए सवाल और उन्होंने कहा कि एकीकरण से निगमों की हालात कैसे सुधर सकती है ये समझ से परे है। और इसी के साथ इस साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल के जवाब दिए। प्रदूषण की समस्या पर उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में प्रदूषण की समस्या को अवसर में हम बदल देंगे। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों अन्य राज्यों में विस्तार की तैयारी करने में जुटे हैं और साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी में जुटी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईएमआई का बोझ नहीं होगा कम, पड़ेगी महंगाई की और मार, आरबीआई ने लिए प्रमुख फैसले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक के नतीजे का ऐलान कर दिया है और इस बार भी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के यथावत रखा और इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी पुराने स्तर पर ही बरकरार है। आरबीआई के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है क्योंकि इस बार भी उनकी ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर रेपो रेट या फिर
फिर रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया होता तो शायद EMI सस्ता पड़ सकता था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के लिए लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विनिवेश की राह पर मोदी सरकार, जल्द बेच सकती है रेल मंत्रालय की ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, चालू वित्त वर्ष में सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना चाहती है, इसीलिए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही वो इस काम में जुट गई है। ऐसे में सरकार इसी महीने रेल मंत्रालय की एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजनेस टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत जल्द भारतीय रेलवे की भूमि लाइसेंस फीस को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने इस शुल्क को भूमि के बाजार मूल्य के 6% से घटाकर 3% करने का प्रस्ताव दिया है और इसी के साथ सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस कदम से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन में मदद मिलेगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में रेत माफियाओं पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी, सरकार जल्द लाएगी नई माइनिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में माइनिंग माफिया पर नकेल कसने की भगवंत मान सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार नई माइनिंग पॉलिसी बनाने जा रही है जिसके जरिए गैर कानूनी माइनिंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माइनिंग वाली जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। दरअसल CM भगवंत मान ने मंत्री समेत अफसरों के साथ चंडीगढ़ में रेत माफिया को